प्रेमचंद की जयंती आज। सीएम धामी ने मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर नमन किया। प्रेमचंद की रचनाओं को सीएम धामी ने किया याद। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों संग की समीक्षा बैठक। शिक्षा का बजट खर्च न होने पर अधिकारियों को लगाई फटकार। शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने के दिए निर्देश। टिहरी में कांवड़ मार्गों पर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट। लंगरों और भंडारों की लगातार हो रही जांच। श्रद्धालुओं के भोजन की गुणवत्ता पर रखी जा रही नजर। देहरादून में किसानों के हित में कृषि विभाग की बड़ी पहल। उत्तराखंड चाय की होगी नई ब्रांडिंग। उत्तराखंड की चाय को नई पहचान दिलाने पर फोकस रहेगा। हरिद्वार में बारिश ने बढ़ाई परेशानी। तेज बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भरा। लोगों को आवाजाही में हो रही दिक्कत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती आज। सीएम धामी ने मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर उन्हें नमन किया। प्रेमचंद की रचनाओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने याद किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रेमचंद के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की आज जयंती है और इस खास अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेमचंद की रचनाओं को याद किया। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं को याद किया। उनकी कला की, उनकी साहित्य की, उनके उपन्यासों की जमकर सराहना करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। उन्होंने लिखा कि प्रेमचंद के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। प्रेमचंद की रचनाओं को सीएम धामी ने याद किया। लोगों से उनके विचारों को साझा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर उनकी रचनाओं की तारीफ करते हुए उनकी रचनाओं को, उनके विचारों को प्रासंगिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से बताया गया। चलिए आपको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर लिए चलते हैं। संबोधित कर रहे हैं, देखिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंच पर मौजूद हैं और यहां से जनता को संबोधित कर रहे हैं। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे। यहां पर उन्होंने शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साहस को नमन करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद उधम सिंह को नमन किया, उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके बलिदान को नमन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब फिलहाल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सीएम शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री ने जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास का वो काला पन्ना था जिसने हर भारतवासी को, हर देशवासी का हृदय को दुखों से द्रवित कर दिया था। या मैं कहूं कि हर एक के छीने पर एक तरह से छलनी करने का काम किया था। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस नरसंहार की पीड़ा को शहीद उधम सिंह जी ने 21 वर्षों तक अपने सीने में दफन करके रखा, अपने भीतर जीवित रखा और लगातार
उस प्रतिशोध को उन्होंने पालने का काम किया। एक एक दिन इस प्रतीक्षा में रहे कि कब मैं जलियांवाला बाग के दोषियों को सजा दूंगा, कब उनकी वह गति प्राप्त होगी जिसके वो हकदार हैं, जो उन्होंने न्याय किया था, जो पाप किया था। और 7 समुंदर पार जाकर उन्होंने उस अन्याय का प्रतिकार किया और पूरे विश्व को भारत के स्वाभिमान का संदेश दिया कि भारत की धरती पर ऐसे भारत माता के सपूत पैदा होते हैं जो 7 समुंदर पार जाकर भी बदला लेने का काम करते हैं। शहीद उधम सिंह जी का जीवन हमें साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति ये सब सिखाता है। और वो एक ऐसी अमर गाथा है जो आज भी प्रत्येक देशवासी के राष्ट्र के प्रति अपने सर्वोच्च दायित्व को निभाने की प्रेरणा देता है। हमारे नौजवानों में, युवाओं में, नवोदित बच्चों में आज देशभक्ति की भावना को संचार करता है। भाइयों बहनों, राष्ट्रभक्ति की ये भावना और त्याग का जज्बा हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाड़ी से ही प्राप्त होता है। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से हमें मानवता, करुणा, सत्य और निस्वार्थ सेवा की सीख मिलती है। किस प्रकार का जीवन होना चाहिए। गुरुवाणी में कहा गया है, कम खाना, कम सोना और लगातार प्रयास करते रहना, लगातार साधना करते रहना। यह गुरुवाणी हमको प्रेरणा देती है, हमको सीख देती है। सर्वदा भला का उनका संदेश केवल सिख समाज के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए कल्याण का मंत्र है, पूरी मानव जाति के लिए कल्याण का मंत्र है। यही कारण है गुरु परंपरा ने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया है, कमजोर और जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा दी है। और गुरु साहब के इसी आशीर्वाद और शहीद सरदार उधम सिंह जी जैसे वीरों के कारण ही आज हमारा सिख समाज देश और राज्य की प्रगति में अपना एक विशिष्ट योगदान दे रहा है। ये तराई की जब मैं बात करता हूं, कल पंजाब का एक चैनल वो मेरा इंटरव्यू लेने आए थे। मैंने उनको कहा कि इस तराई को आबाद करने में हमारे इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है। इस समाज ने काफी पसीना बहाया, यहां पर मेहनत की, चाहे आज सीमा पर देश की रक्षा करना हो, अनाज उत्पादन करना हो या फिर किसी संकट के समय में सेवा के लिए लंगर लगाना हो, इसके माध्यम से मानवता की सेवा करनी हो, हमेशा ये समाज आगे चल के भाग लेता है, हमेशा अग्रणी रहता है। देवभूमि उत्तराखंड के विकास में, यहाँ की उन्नति में, यहाँ की सामुदायिक सांस्कृतिक समृद्धि में भी हमारे इस समाज का योगदान बहुत अतुलनीय है। और आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, महापुरुषों के सम्मान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए विकल्प रहित संकल्प, ऐसा संकल्प जिसमें कोई विकल्प नहीं है, ऐसा मिशन जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है, उसके साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में आप सभी का सहयोग हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। भाइयों बहनों, एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने लगातार आपके बीच में से मांग उठती थी कि शहीद उधम सिंह जी का जो जीवन है, वो बलिदान का जीवन, अदम्य साहस, वीरता, पराक्रम का जीवन, वो आने वाली हमारी पीढ़ियां उसको हमेशा स्मरण में रखें, हमेशा उनकी यादों में वो जीवित रहें, उनके जीवन से वो हमेशा प्रेरणा लें। इसलिए यहाँ एक बड़ी प्रतिमा उनकी लगाई जानी चाहिए, ऐसी बात बार बार उठती थी। और आज मैं यहाँ के आपके कार्यक्रम के बाद यहाँ पर अनेक कार्यक्रमों का जो आपका लंबे समय से बस अड्डा यहाँ पर बन रहा था, वो बस अड्डा आज जनता को समर्पित हो रहा है, आप सबकी सेवा में समर्पित हो रहा है, अनेक यहाँ के विकास कार्य समर्पित हो रहे हैं। उसके बाद में वहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में आज उस प्रतिमा का भी वहाँ जाकर उसका भी लोकार्पण आप सबके आशीर्वाद से वहाँ करने वाला हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं पूज्य गुरु ग्रंथ साहब जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। नहीं, मैं समाज के विशेष डिमांड पर वो आज बड़ी प्रतिमा का
रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में उसका लोकार्पण हो रहा है, बता दें और कुछ बताना है? नहीं, देखिए, जो भी यहाँ पर ज़रूरत होगी, जहाँ भी जो भी आप लोग सब लोग कहेंगे, संगत के लोग कहेंगे, हमारे हम लोग उसको करेंगे। एक बार फिर से मैं अमर शहीद सरदार उधम सिंह जी को फिर से भावभीन श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और आप सबका इतनी बड़ी संगत यहाँ पर आई है। मैं तो सोच रहा था जब मैं यहाँ आ रहा था तो माल्यार्पण करूंगा और चला जाऊंगा, मैं विधायक जी से यही कह रहा था अभी, लेकिन इतने सारे लोगों को देखा, मुझे लगा 100-200 लोग होंगे, लेकिन ये हजारों की संख्या में आप सब आए हैं, तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मैंने अपने जो उद्गार थे, कुछ शब्द थे, आप सबके समक्ष रखे हैं, और एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हुए उधम सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित। पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गुरुवाणी हमें प्रेरणा देती है। इसके साथ ही ये भरोसा भी दिलाया कि संगत जो भी कहेगी, जो भी मांगे होगी संगत की पूरी की जाएगी। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में राज्य में समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत बजट समय पर व्यय न करने पर विभागीय मंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई है। भविष्य में नियत समय पर स्वीकृत धनराशि खर्च करने की साथ ही विभिन्न परियोजनाओं के लिए निर्धारित राज्यांश भी व्यय करने के निर्देश दिए। शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश शिक्षा मंत्री की ओर से दिए गए हैं। इसके साथ ही स्वीकृत बजट का इस्तेमाल ना होने पर अधिकारियों पर नाराज हुए शिक्षा मंत्री। अधिकारियों के साथ बैठक की है। निर्देश शिक्षा मंत्री की ओर से किए गए। इसके साथ ही वहीं देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने रेशम विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। विभागीय अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी में सिल्क पार्क स्थापित करने की संभावनाओं को लेकर चर्चा हुई और साथ ही मंत्री ने इसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी कराने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि सिल्क पार्क बनने से रेशम उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। कृषि मंत्री ने रेशम कीट पालकों को आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण से जोड़ने पर भी जोर दिया। विभाग ने बताया कि मानसून में 2 लाख से अधिक शहतूत पौधों का रोपण किया जा चुका है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं, सक्रिय नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने रेशम कीट पालकों को आधुनिक तकनीक और साथ ही ट्रेनिंग से जोड़ने पर चर्चा के दौरान जोर दिया। शहतूत पौधारोपण से रेशम उत्पादन मजबूत होगा। और देखिए, हल्द्वानी में सिल्क पार्क बनेगा, जिसको लेकर तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। रेशम उद्योग बढ़ाने को लेकर सरकार लगातार नई पहल कर रही है और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट और सक्रिय नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने इसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी कराने के निर्देश भी दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि सिल्क पार्क बनाने से रेशम उत्पादन बढ़ेगा, प्रसंस्करण और विपणन को भी इससे फायदा मिलने वाला है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे लोगों को रोजगार के लिए
क्षेत्र से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पलायन कम होगा। तकनीक और प्रशिक्षण से जोड़ने पर भी कैबिनेट मंत्री की ओर से जोर दिया गया। विभाग ने बताया कि मानसून में 2 लाख से ज्यादा शहतूत पौधों का रोपण किया जा चुका है। कृषि मंत्री ने रेशम योजनाओं की समीक्षा की। शहतूत पौधारोपण को लेकर भी जानकारी लेते हुए नजर आए कैबिनेट मंत्री। हल्द्वानी में सिल्क पार्क बनेगा, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों से जानकारी ली कि आखिर काम कहां तक आगे पहुंचा है, कार्य योजना कितनी आगे बढ़ी है। शहतूत पौधारोपण से रेशम उत्पादन और मजबूत होगा और इसीलिए विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि 2 लाख से अधिक शहतूत पौधों का रोपण किया जा चुका है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए टिहरी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही जिला अधिकारी के निर्देश पर गंगोत्री यात्रा मार्ग पर चल रहे लंगरों और भंडारों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बागबाट, गाजड़ा, आमसेरा और नागड़ी साथ ही फकोट समेत कई स्थानों पर पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई और खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच की है। भंडारा संचालकों को श्रद्धालुओं को ताज़ा और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। टीम ने मिठाई, सब्जी, आटा, दाल और चावल समेत करीब 20 खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। तो विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर नियमों का उल्लंघन किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टीम ने मिठाई, सब्जी, आटा, दाल, चावल समेत करीब 20 खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। कांवड़ मार्गों पर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। कृषि योजनाओं की समीक्षा करते हुए कैबिनेट मंत्री नजर आए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ समय पर किसानों तक पहुंचाया जाए। मंत्री ने उत्तराखंड की चाय को नई पहचान दिलाने के लिए उसकी बेहतर पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर भी कैबिनेट मंत्री की ओर से जोर दिया गया, जिससे चाय और जैविक उत्पादों को बाजार मिल सके। बैठक में मंत्री ने बारिश से प्रभावित किसानों की फसलों का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने और रोजाना निगरानी करने को कहा है। उन्होंने सेब, कीवी और ड्रैगन फ्रूट जैसी योजनाओं के तहत किसानों के रुके हुए भुगतान जल्द से जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा नाबार्ड की मदद से बन रहे पॉली हाउस का काम तेजी से पूरा करने और उनकी लगातार मॉनिटरिंग करने को भी कहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हितों को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाना विभाग की पहली प्राथमिकता है। उत्तराखंड चाय की नई ब्रांडिंग होगी, कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के कार्यकाल के 4 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर पार्टी संगठन उनके कार्यकाल को लेकर उपलब्धियों से भरा बता रहा है। बीजेपी का दावा है कि महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में पार्टी ने विधानसभा, लोकसभा, नगर निकाय और पंचायत चुनावों में जीत हासिल की है। बीजेपी वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन लगातार मजबूत हुआ है, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। देहरादून में इसको लेकर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पहले चरण के बाद प्रदेश में 71,33,785 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। अब जिन मतदाताओं की जानकारी में कमी या विसंगति मिली है, उन्हें BLO के माध्यम से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इन नोटिसों की सुनवाई मतदाताओं के नजदीक की बूथ स्तर पर होगी। अधिकारियों ने बताया है कि मतदाता फॉर्म 6, 7 और 8 के जरिए नाम जोड़ने, हटाने या सुधार का काम कर सकते हैं। कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा का मजबूत खाका तैयार कर लिया है। यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए करीब 6,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इसके साथ ही PSC, CRPF,
जल पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ साथ ही अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी मोर्चा संभालेंगी। एसपी सिटी अभय कुमार सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं की निगरानी के लिए कई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर अफवाहों पर नजर रखने के लिए 20 साइबर कमांडो तैनात किए गए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में 36 जगहों पर फायर यूनिट भी मौजूद रहेंगी। पुलिस का लक्ष्य है कि शिव भक्तों की यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाया जाए। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सावन के साथ ही हरिद्वार में कांवड़ यात्रा का आगाज हो गया है। देश भर से शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए धर्म नगरी पहुंच रहे हैं। सरकार का दावा है कि कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं देहरादून में बारिश के चलते सड़कों की खराब स्थिति को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव हुआ, गड्ढे सामने आए, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंताओं के साथ बैठक की, जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं कांवड़ यात्रा शुरू होते ही स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। शिव भक्तों को बेहतर और तुरंत चिकित्सा सुविधा देने के लिए यात्रा मार्गों पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट तैयार किए गए हैं। हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि इन पोस्टों पर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, जरूरी दवाइयां और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान करीब 66 एम्बुलेंस अलग अलग मार्गों पर तैनात रहेंगी। इसके अलावा जिला अस्पताल समेत सभी बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कांवड़ यात्रियों को किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और ऐसे में 66 एम्बुलेंस से कांवड़ियों को सुविधा देने की बात की जा रही है। हरिद्वार में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए परेशानी का बड़ा कारण बन गई है। धर्मनगरी के भगत सिंह चौक और आसपास के इलाकों में स्थिति जलभराव की बन गई है। जोशीमठ क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विकासखंड के किमाना गांव में पहाड़ी से लगातार मलबा और पानी आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मलबे की चपेट में आने से कई ग्रामीणों की खेती और रास्ते प्रभावित हुए हैं। हालात को देखते हुए कुछ परिवारों को सुरक्षा के लिए अलग अलग स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। वहीं हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश के चलते खड़खड़ी स्थित सूखी नदी अचानक उफान पर आ गई। नदी के सूखे हिस्से में खड़ी 2 गाड़ियां पानी के बीच फंस गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सितारगंज तहसील में विजिलेंस कार्रवाई को लेकर चला करीब 20 घंटे का हाई वोल्टेज ड्रामा अब खत्म हो गया है। विजिलेंस टीम ने तहसील परिसर में कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ सहायक और संग्रह अमीन को 14,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके विरोध में राजस्व कर्मचारियों ने धरना शुरू कर दिया। कार्य बहिष्कार करते हुए तहसील गेट पर ताला लगा दिया। विरोध के चलते विजिलेंस टीम रात भर तहसील परिसर में ही रही। देहरादून में बरसाती नाले के तेज बहाव में बहने से 2 सगी मासूम बहनों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों बच्चियों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच शुरू की जा चुकी है। देहरादून का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।